मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में कभी भी मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चुनिए। और जब आप मजबूर सरकार चुनेंगे तो आपके हितों का फैसला होगा। सोचिए, जो बीजेपी कल तक दम भरती थी कि हम वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे, अब वो यू टर्न मार रही है। सूत्र बता रहे हैं, खबर चल रही है कि 2025 से पहले जो वक्फ की ज़मीन है वो वही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो भैया बिल क्यों ला रहे हैं? सोचिए, बीजेपी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है? क्या संजय सिंह ने जो कहा कि अगर ये सरकार वक्फ बिल लाती है तो सरकार गिर जाएगी, क्या ये सचमुच सच है? सोचिए, आखिर सरकार का ये बड़ा यू टर्न क्यों है कि जो भी संपत्ति 2025 से पहले वक्फ बोर्ड के पास है वो वैसे ही रहेगा। तो फिर अंबानी का घर कैसे बचेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ एजेंडा था जिस पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, जिसको हम लोग हिंदू मुस्लिम एजेंडा कहते हैं। धारा 370 बीजेपी के पास बहुमत था, उसको हटा दिया। अयोध्या का मामला वो सुप्रीम कोर्ट से सुलट गया। अब मंदिर, जहां जहां मस्जिद है वहां मंदिर खोज रहे हैं। इस मामले में ज़्यादा दम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ब्रेक लगा दी। मथुरा वाला मामला चल नहीं रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा हाथ लगा था वक्फ बिल का। दरअसल वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम समाज का एक बोर्ड है। मुस्लिम समाज के लोग अपने संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान करते हैं। वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समाज के ही रिप्रेजेंटेशन होते हैं और उस संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकता है। उसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। यही मौका था और बीजेपी को हाथ लग गया। लेकिन सोचिए कि बीजेपी ने दावा किया था कि वक्फ बिल तो आएगा, लेकिन अब सरकार यू टर्न ले रही है। और इस यू टर्न की वजह है चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी। संजय सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर बीजेपी बिल लाती है तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। सोचिए, इस देश में जनरल कैटेगरी का वोट भी 10% है और मुस्लिम समाज का वोट लगभग 10 से 15% है। अब बीजेपी हिंदू पोलराइजेशन का तो वोट ले रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोट भी चाहिए। आंध्र प्रदेश में नीतीश कुमार भी मुस्लिम समाज के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार देश में इकलौते नेता हुए जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन भी किया और अल्पसंख्यक समाज का वोट भी लिया। चिराग पासवान भी मुस्लिम समाज को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। रामविलास पासवान की अपनी सेकुलर छवि थी। गोधरा कांड पर उन्होंने वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया था। ऐसे में चिराग पासवान के लिए एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं था। उन्होंने तो ऑनलाइन टीवी पर कहा कि ये सब फालतू मुद्दा है। नमाज का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, औरंगजेब का मुद्दा फालतू मुद्दा है। लेकिन मैंने आपको सुबह ही बताया था कि बीजेपी की गले में हड्डी फंस गई है। अगर वो वक्फ बोर्ड बिल पर पैर वापस खींचती है तो उसकी किरकिरी होगी। आखिर उसके समर्थक जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिकता जिनकी राजनीति है, वो क्या जवाब देंगे कि सरकार बैकफुट पर चली गई। और अगर ये सरकार ये बिल लाती है तो चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का क्या होगा? तो सोचिए, बीच का रास्ता निकाला गया है कि 2025 से पहले की स्थिति यथावत रहेगी। अब जो संपत्ति वक्फ के पास आएगी उसकी सुनवाई कोर्ट में हो सकती है। बीजेपी एक और ओबीसी कार्ड खेल रही है। 27 ओबीसी मंत्री, प्रधानमंत्री ओबीसी से हैं, SC ST ओबीसी का हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं
अब बीजेपी कह रही है कि हम वक्फ बोर्ड में ओबीसी मुस्लिम्स और महिलाओं को जगह देना चाहते हैं। ये वो कार्ड खेले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, फिलहाल मुस्लिम समाज एससी और ओबीसी और जनरल पर तो बंटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आज चंद्रबाबू नायडू न होते इस सरकार में, नीतीश कुमार न होते, चिराग पासवान न होते, तो विपक्ष के लाख हाथ पैर मारने के बावजूद ये बिल पास हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि मिलीजुली सरकार हो। सोचिए, ये 400 वाली सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार भी नहीं है, मोदी की भी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। इसमें अनुप्रिया पटेल का भी हिस्सा है, इसमें राजभर भी हैं, निषाद भी हैं, जीतनराम मांझी भी हैं। और ये होता है मिलीजुली सरकार में कि जनता का आपको फैसला सुनना पड़ता है। सोचिए, 240 सीटें हैं बीजेपी के पास। इसका मतलब है कि संजय सिंह का आकलन सही था, और देर सवेर ही सही, कम से कम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लग गया है कि बीजेपी से दुश्मनी अच्छी नहीं तो दोस्ती भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। याद है आपको नवीन पटनायक, वो सत्ता में थे और हर बिल पर बीजेपी का समर्थन करते थे। उड़ीसा में उनका बोरिया बिस्तर बंध गया। याद है जगन मोहन रेड्डी, वो रोज गलवहियां करते थे बीजेपी के साथ, हर बिल पर समर्थन करते थे। आंध्र प्रदेश में उनका बोरिया बिस्तर बंध गया। चंद्रबाबू नायडू को ये बात भली भांति पता है कि खासकर आंध्रा में 10 से 15% आबादी है मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज अकेले ओवैसी को वोट देकर सरकार नहीं बना सकता है, चुनाव नहीं जीत सकता है। लेकिन अगर वो जिस तरफ चला जाए उस तरफ चुनाव जिता सकता है। बिहार में भी लब्बो लुआब यही है, मुस्लिम समाज अकेले ओवैसी को वोट करके विधानसभा नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वो एक तरफा वोटिंग कर दे बीजेपी के खिलाफ किसी पार्टी को, तो वो पार्टी का मार्जिनल एरर 15% का हो जाएगा। मतलब जनरल हिंदुओं का जो वोट, जो जनरल कैटेगरी के वोट है, इसीलिए इस देश में एससी एसटी ओबीसी के वोटों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी। इसी बीच कांग्रेस लगातार सोशल जस्टिस के मुद्दे पर मजबूती से आवाज उठा रही है। आज फिर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब जीव जंतु की गिनती हो रही है, जब एससी एसटी की हर साल गिनती होती है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं, मतलब ओबीसी की गिनती क्यों नहीं। उन्होंने बाकायदा एग्जाम्पल दिया कि वर्ल्ड वॉर के समय भी जाति जनगणना हुई थी 1931 में भी जाति जनगणना हुई। अब तो बिहार और आपको बता दें कि तेलंगाना जो जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, तो खैर बीजेपी जनगणना कराने से क्यों भाग रही है। आपको बता दें, कोरोना के आड़ में जाति जनगणना को रोक दिया गया है, जाति जनगणना तो दूर की बात है। वहीं सबसे बड़ी और एक जो खबर है, किस तरह से आप सोचिए कि जाति, अभी मवेशियों की गिनती चल रही है, आप रेडियो सुनते होंगे तो ऐड आता होगा, मतलब मवेशी की गिनती होगी, ओबीसी की गिनती नहीं होगी। और होनी चाहिए सुमन की बात। अब पीडीए की यही पुकार। सोचिए, समाजवादी पार्टी ने राणा सांगा के मुद्दे को अपना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया है। देर सवेर अखिलेश यादव को समझ में आ ही गया है कि वोट तो उनको एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक ही देगा, और इसीलिए वो अपने सांसद जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, होनी चाहिए सुमन की बात। अब पीडीए की यही पुकार, सांसद रामजी लाल सुमन। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, और ये तस्वीरें देखिए। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव मान चुके हैं कि उनको जनरल कैटेगरी का वोट नहीं मिलना है, इसलिए एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर वो मजबूत रहेंगे। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 11 जगहों का नाम बदल दिया है। जहां जहां मुस्लिम नाम थे वहां वहां हिंदू नामाकरण किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि यूपी की रही सपा सरकार की तरह महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि में भाजपा सरकार भी, चूंकि अखिलेश जी भी नाम बदले थे, जिला, शहरों, संस्थाओं आदि के नामों को बदलने की प्रवृत्ति कानून के राज का गवर्नेंस नहीं बल्कि द्वेष एवं भेदभाव का आधार है। सोचिए, और अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की अति चिंतनीय संकीर्ण राजनीति है। जबकि सन 1995 की अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर सन 2012 तक बीएसपी की 4 बार रही सरकार में गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर
तो सोचिए जिस तरह से नाम बदला जा रहा है, बीजेपी नाम बदलने में माहिर है। और वो तो अब उन्होंने बेरोजगारों का भी नाम बदल दिया है, कोई आकांक्षी नाम कर दिया मध्य प्रदेश में। जो स्पेशल लोग हैं उनको नाम कर दिया दिव्यांग। तो नाम बदलने से क्या जीवन पर असर पड़ेगा, तो इसकी भी राजनीति हो रही है। लेकिन वक्फ बिल पर तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, या ये बड़ा यू टर्न है। कहा जा रहा है कि वक्फ बिल जो है उसमें संशोधन किया गया है, और कहा जा रहा है कि 2025 से पहले की जो भी संपत्ति वक्फ के पास है हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो बिल आएगा उसके बाद के लिए होगा। तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो सोचिए वक्फ बिल पर बीजेपी पीछे हट गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में मिलीजुली सरकार जनता के हितों में फैसले करती है और तानाशाही नहीं चल पाती है। तो क्या ये बीजेपी की नैतिक हार है? और अब जो बीजेपी के समर्थक हैं वो किस मुंह से हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे? क्योंकि वक्फ कानून जो है उसमें साफ है कि बीजेपी बड़ा यू टर्न ले रही है, और जिस नीयत से कानून बनाया जा रहा था वो दरअसल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, और विपक्षी दल इसको अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। और बीजेपी की बड़ी नैतिक हार है, विपक्षी दल इसे जीत की तरह देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से बैठक की है और उन्होंने तैयारी की है कि वक्फ बोर्ड बिल पर उनका क्या रुख होगा। वैसे अब पार्लियामेंट जो है वो मात्र आज मंगलवार खत्म हो चुका है, बुध, गुरु और शुक्र 3 दिन और सेशन बचा हुआ है। अब क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, और तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। गोधरा पर रामविलास पासवान ने दे दिया था इस्तीफा। तेजस्वी यादव का बड़ा तंज है कि क्या वक्फ बोर्ड बिल पर चिराग पासवान बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे। लगता है तेजस्वी यादव लगातार नेशनल दस्तक देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था कि अल्पसंख्यक समाज को लेकर रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दिया था। क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति को, औरंगजेब की राजनीति को, जुमे की राजनीति को बकवास कहने वाले चिराग पासवान वक्फ बिल पर मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे? यही सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं चिराग पासवान से। लेकिन अब साफ हो गया है कि अंदर में नीतीश कुमार और चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी के सामने बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।